हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कारगिल हाइट। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो भी जो एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले। याद रखिएगा यहाँ जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ वन बाय वन लेने वाले हैं सब आपके प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन के पीछे देखेंगे कि लॉजिक क्या है, कि सेंटेंस हमारा राइट है तो क्यों राइट है और रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। इसका मतलब कि यहाँ जो हम सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशली एरर पर बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे आने वाली वीडियोज होंगी उसमें सारे क्वेश्चन एक एक करके हम सब कवर करेंगे। जितना भी क्वेश्चन कवर किया जा सकता है उतना कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक, तो आइए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन। और एक चीज याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो भी बैचेस चलने वाली हैं, जैसे एग्जाम हमारी खत्म होता है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद हमारे यहाँ न्यू बैचेस अनाउंस की जाएंगी। आप यहाँ के ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं और जो भी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको बहुत ही बेस्ट से बेस्ट मिलेंगी। और आप यहाँ पे आए, ट्रायल क्लासेस ले और जो भी है पहले आप जज करें कि टीचर जो पढ़ाने का जो स्किल है उनका स्किल क्या है या जो भी है, उसके बाद देन आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है कहाँ पे नहीं। ठीक, तो आइए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि ही हैड अराइव्ड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि ही हैड अराइव्ड, वह आ चुका है। चलिए, तो ही हैड अराइव्ड एट शिकागो। अब एक चीज ये याद रखिएगा, जैसे वहां यूज किया गया है, यहां वर्ड आया है, जस्ट मिनट, हाँ चलिए, तो कह रहे हैं ही हैड अराइव्ड। अब हैड क्या है ये हमें पता है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। अराइव्ड, हैड के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हमारा चल रहा है। ठीक, अच्छा, अराइव के साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है। एट यहाँ पर चलिए प्रीपोजिशन भी यूज किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे पोर्शन सही है। और कहाँ पे आया, शिकागो। अब कब की बात है, अ फ्यू मंथ्स बिफोर, कुछ मंथ्स पहले की। और वैसे भी फ्यू के बाद हमेशा क्या आता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है, तो काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आया है। इसका मतलब यहां तक तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद मिला हमें क्या, बिफोर। अब यहां हमें समझना पड़ेगा बिफोर। तो याद रखिएगा बिफोर हमारा क्या है, एक कंजंक्शन होता है। अब रूल क्या कहता है, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी बिफोर और आफ्टर से दो पास्ट के सेंटेंसेस जुड़ते हैं, अगर बिफोर से जुड़ रहा है तो याद रखिएगा बिफोर के बाद हमेशा क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। और आगे जो सेंटेंस बचता है वो बनता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में बनता है। इसका मतलब कि अगर जो सेंटेंस बिफोर से सेंटेंस शुरू हुआ है तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस किसमें आता है, पास्ट में। पास्ट में का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बचा हुआ सेंटेंस जो होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिफोर होगा, बिफोर वाला बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। और इसके अलावा जो सेंटेंस है, चाहे बिफोर के पहले आया हो या फिर बाद में आया हो, बचा हुआ सेंटेंस हमेशा किसमें बनता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम इसी के जस्ट अपोजिट होता है आफ्टर। आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस हमेशा किसमें बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बचा हुआ जो सेंटेंस होता है वो बनता है हमारा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन में कंजंक्शन यूज किया गया है, जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दोनों कनेक्ट होने वाले सेंटेंस हमारे पास्ट के अगर हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा कंजंक्शन आफ्टर है कि बिफोर है। अगर बिफोर है तो बिफोर के बाद वाला इंडेफिनिट होना चाहिए और बचा हुआ सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगर आफ्टर का है तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, बचा हुआ किसमें होना चाहिए, पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहां हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास वर्ड क्या यूज किया गया, बिफोर। अब बिफोर के बाद वाला किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर के बाद का सेंटेंस क्या है, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक, तो बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। और यहां देखिए शुक, शुक क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। अब बिफोर के बाद वाला अगर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो बचा हुआ सेंटेंस कहां पे है, बचा हुआ सेंटेंस पहले ही आ चुका है, ये किसमें होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब होता है कि हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई, इसका मतलब यहां तो सारी रूल्स को फॉलो किया गया। जब सभी रूल्स को फॉलो किया गया तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा किसमें जाएगा, नो एरर में जाएगा, इसलिए सेंटेंस हमारा नो एरर रहेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को इसको पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिला, हमारे पास दो कंजंक्शन है। अगर पास्ट के दो सेंटेंस अगर आफ्टर बिफोर से जुड़ते हैं तो बिफोर का सेंटेंस पास्ट में होता है, बचा हुआ सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। अगर आफ्टर से सेंटेंस जुड़ता है तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट बनता है, बचा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो मे भी आपको यहां पे आइडिया हो गया होगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अस, कि हम में से अधिकतर लोग जो है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे हमारे सेंटेंस में क्या होता है, जैसे हम एक सेंटेंस तो देख रहे हैं, बीच बीच में हम पार्ट ऑफ स्पीच भी थोड़ा सा जानते चलेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या बोलेंगे। एक चीज याद रखिएगा, ऑफ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। और ऑफ से हमेशा दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं। तो अगर ये मोस्ट आ गया तो मोस्ट याद रखिएगा ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक, क्योंकि मोस्ट जो होता है ये आपका एडजेक्टिव की भी तरह काम करता है। मोस्ट जो होता है वो एडवर्ब भी होता है, लेकिन प्रीपोजिशन से जब कनेक्ट होकर आएगा तो मोस्ट आपका क्या रहेगा, ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा। तो मोस्ट ऑफ हम में से ज्यादातर हु आर ओल्डर
कॉम्पिटेटिव रनर, जो हम क्या है पुराने जो कॉम्पिटेटिव रनर जो हैं आर नॉट एबल टू, हम बिल्कुल भी एबल नहीं है रेस करने में एनीवेयर, कहीं भी एट द सेम स्पीड। अब देखिए यहां पे याद रखिएगा द सेम स्पीड के साथ याद रखिएगा एट नहीं लगाएंगे, बल्कि यहां प्रीपोजिशन का एरर है, यहां पे लगाना पड़ेगा हमें विद द सेम स्पीड। कह रहे हैं कि हम में से जितने भी पुराने जो रनिंग करने वाले लोग हैं ना वो अब सक्षम नहीं रहे कहीं भी उस तरह से विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से दौड़ने में एज वी डू, जैसा कि हम करते थे व्हेन वी वर क्या थे वी वर 30, जब हम 30 हुआ करते जैसा हम वो किया करते थे। इसका मतलब कि यहां जो सेंटेंस आया है ना एट द सेम स्पीड के बजाय हो जाएगा विद द सेम स्पीड। तो इसलिए जो हमारा पोर्शन होगा ना ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो आया है, कौन सा है ये है ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन ए बी सी। तो ये हमारे बी नंबर यहां जो ऑप्शन होगा ना बी नंबर पे एरर हो जाएगा, याद रखिएगा विद द सेम स्पीड होगा, एट द सेम स्पीड नहीं होगा। ठीक, अच्छा यहां पर भी जो आया है एज वी डू, अब देखिए एज वी डू जैसा कि हम करते थे व्हेन, अच्छा यहां पर भी देखेंगे तो डू के बजाय डिड हो जाता तो ज्यादा सेंटेंस राइट हो जाता है, यहां कुछ मे बी टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, तो यहां पे क्या होगा एट के बजाय यहां विद का यूज हो, विद द सेम स्पीड, उस स्पीड से जैसा कि हम किया करते थे जब हम 13 के हुआ करते थे। तो एट द सेम स्पीड के बजाय विद द सेम स्पीड होगा, ये प्रीपोजिशन कह रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने देखिए अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। एक चीज याद रखिएगा जब भी पहले आपको कोई एडवाइस दे, ठीक, मान लीजिए एडवाइस, और एडवाइस के साथ साथ एडवाइस के बाद आगे क्या दे, कोई आपको वार्निंग भी दे रहा हो। ठीक, अगर एडवाइस और वार्निंग, पहले एडवाइस दे और बाद में वार्निंग दे और उसके बीच में एक कंजंक्शन आपको मिल जाए लेस्ट, तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो याद रखिएगा जब भी देखिए जैसे कह रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो कठिन परिश्रम करो ये कोई आपको समझा रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है। अच्छा कठिन परिश्रम करो, अब उसके बाद कह रहा है लेस्ट। अब देखिए यहां लीस्ट हो गया, यहां स्पेलिंग फिर से इन्होंने मिस्टेक कर दी है, तो याद रखिए ये लेस्ट होगा, लीस्ट नहीं होगा। ठीक, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, तो याद रखिए लेस्ट है, लीस्ट नहीं है। तो कह रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू डू नॉट फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल ना हो, नहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो ना जाओ, ये मीनिंग दे रहा है। और याद रखिएगा लेस्ट के बाद हमेशा शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, डू नॉट डज नॉट का यूज नहीं किया जाता, तो यहां डू नॉट का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। और याद रखिएगा कि लेस्ट, अगर लेस्ट आ गया तो लेस्ट के बाद देखिए अगर सेंटेंस में आ गया लेस्ट LEST, लेस्ट के बाद अगर आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसके अलावा और कोई चीज आएगा ही नहीं। ठीक, तो हमेशा क्या आएगा लिस्ट के साथ, लिस्ट एक कंजंक्शन होता है, लिस्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद हमेशा शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो कह रहा है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तू फेल हो जाओ, तो यहाँ पे डू नॉट का हटाएंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। जैसे शुड लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दी गई है। ठीक, इसका मतलब ये याद रखिएगा कि लिस्ट अगर दिख जाएगा तो लिस्ट के बाद शुड के बाद जो मॉडल लगता है वो केवल शुड लगता है, कैन कुड मे माइट ये सब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो मे भी आपको ये भी आइडिया लग गया कि लिस्ट के बाद सब्जेक्ट आएगा तो शुड प्लस V1 होना चाहिए, यहाँ लिस्ट वर्ड आया था, लिस्ट के बाद यहाँ डू नॉट डज नॉट नहीं बल्कि शुड आना चाहिए था, और यही हमारा पोर्शन क्या था, एरर था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या हो जाएगा, एरर पार्ट ये है। तो मे भी आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरीवन ऑफ बॉयज, एक चीज याद रखिएगा ऑफ से जब भी दो नाउन प्रोनाउन जोड़ते हैं, अगर एक नाउन प्रोनाउन आया है ऑफ के पहले और एक आया है नाउन प्रोनाउन ऑफ के बाद, तो याद रखिएगा ऑफ के पहले वाला जो होता है वो सब्जेक्ट माना जाता है, बाद वाला नहीं माना जाता, और आगे की जो वर्ब आएगी याद रखिएगा वर्ब का रिलेशन वो पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन से होता है, बाद वाले से नहीं होता। ठीक, अब यहां पर भी देखेंगे तो ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, ऑफ के पहले आया है बॉयज, एक नाउन हमारा ये आया है, और एवरीवन आया है प्रोनाउन। तो हमें पता है ऑफ के पहले वाला क्या माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है। जब ऑफ से जब दो चीजें जुड़ती है पहले वाला सब्जेक्ट माना जाता है, इसका मतलब माना जाएगा एवरीवन, और एवरीवन का मतलब होता है हर कोई एक इंसान। तो एक इंसान जैसे बहुत ढेर सारे लोग हैं उनमें से हर कोई एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है। जब इंडिविजुअल एक की बात की जाएगी तो याद रखिए कि एवरीवन का मतलब यहां ही से रिलेट करेगा, ही या शी, और जहां दोनों में डाउट होता है तो हमेशा ही के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक, तो एवरीवन ऑफ द बॉयज, अब चूंकि बॉयज में से एवरीवन की बात जितने भी लड़के हैं उनमें से हर कोई एक, जब बात एक की हो रही है तो लव तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और हमें पता है कि अच्छा सब्जेक्ट डायरेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के दो ही सेंटेंस बनते हैं, एक बनता है प्रेजेंट डिफिनिट, एक बनता है पास्ट डिफिनिट। अगर हम इसको पास्ट डिफिनिट मानते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए, और अगर इसको प्रेजेंट डिफिनिट मानेंगे तो प्रेजेंट डिफिनिट का बेसिक रूल कहता है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस होनी चाहिए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। जब हमें पता है कि एवरीवन, जितने भी लड़के हैं उनमें से कोई एक, जब एक की बात हो रही है तो यहां लव होगा कि लव्स होगा, तो यहां लव नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए था, लव्स होना चाहिए। वर्ब में एस भी होना चाहिए, तो जैसे वर्ब में एस आप लगा देंगे यहां पे, लव का कर देंगे लव्स, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहां लव्स नहीं बल्कि लव्स की जरूरत थी, ठीक। तो मे भी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम। एक चीज और याद रखिएगा कि नाइदर उसके बाद आपको कोई मिलेगा नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद नॉर के बाद भी मिलेगा कोई आपको नाउन या प्रोनाउन, ठीक। अच्छा, इसी तरह से आयदर के साथ भी यही कंडीशन है। आयदर के बाद अगर कोई मिलता है नाउन या प्रोनाउन, और आपको और आयदर के साथ और का यूज किया जाता है, और के बाद भी आपको मिलेगा कोई नाउन या प्रोनाउन। इसी तरह से आपको मिलेगा नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली के बाद भी आपको मिलता है कोई नाउन या प्रोनाउन, है ना, और बट आल्सो के बाद भी आपको मिलता है कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन। तो एक याद रखिएगा एक चीज, कभी भी नाइदर, आयदर, नॉट ओनली, इन दोनों से दो हमेशा नाउन प्रोनाउन कनेक्ट होते हैं। एक आपको मिलेगा नाउन प्रोनाउन नाइदर के बाद, एक मिलेगा नॉर के बाद, एक मिलेगा आयदर के साथ, नाइदर के साथ नॉर यूज होता है, आयदर के साथ और यूज होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज करते हैं, और इन दोनों के बाद क्या मिलते हैं आपको, नाउन प्रोनाउन मिलेंगे। तो याद रखिएगा नॉट ओनली, नाइदर, नॉर से जब दो चीजें जुड़ती हैं तो सब्जेक्ट हमेशा बाद वाला माना जाता है। आयदर और से जब दो चीजें जुड़ती हैं तब भी सब्जेक्ट हमेशा बाद वाला माना जाता है, और नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो चीजें जुड़ती हैं तब भी सब्जेक्ट बाद वाला माना जाता है। इसका मतलब कि जब भी इन तीनों से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ेंगे तो हमेशा बाद वाले को सब्जेक्ट माना जाता है, पहले वाले को या दोनों को नहीं माना जाता, ठीक। तो चलिए, इसका मतलब कि जब भी नाइदर नॉर से जो चीजें, नाइदर के साथ नॉर होगा बाद वाला सब्जेक्ट माना जाएगा, आयदर के साथ हमेशा और आता है बाद वाला सब्जेक्ट माना जाएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज होता है, बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट माना जाएगा। इसका मतलब केवल बाद वाला माना जाता है, पहले वाला नहीं माना जाता, ना कि दोनों माने जाते। अब इसमें आ जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम। इसका मतलब एक आया है नाइदर के बाद एक नाउन यहां में मिल गया, और एक नॉर के बाद एक और नाउन मिल गया। तो हमें पता है कि नाइदर नॉर से जब दो चीज जुड़ती हैं तो सब्जेक्ट हमेशा बाद वाला माना जाएगा। तो जब सब्जेक्ट बाद वाला माना जाएगा तो बाद वाला तो ब्लेम है, और ब्लेम क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और प्रेजेंट डिफिनिट का रूल कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो यहां सीम नहीं बल्कि सीम्स होना चाहिए। अगर प्रेजेंट डिफिनिट बनाएंगे तो सीम्स होना चाहिए, और पास्ट डिफिनिट बनाना होता है सीम का सीम्ड होता है। या तो प्रेजेंट डिफिनिट बनेगा तो पास्ट, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब दो ही सेंटेंस बनेंगे, तो इंडेफिनिट प्रेजेंट डिफिनिट या तो पास्ट डिफिनिट। अगर प्रेजेंट डिफिनिट बनाना है तो आप बनाइए एसईएस लगाइए, और पास्ट डिफिनिट बनाना है तो वर्ब की ईडी फॉर्म लगाइए, सेकंड फॉर्म। तो हमें पता है यहां दोनों नहीं किया गया था, इसलिए यहां पे एसईएस लगा देंगे तो सेंटेंस राइट हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब एरर पार्ट क्या था, ये ऑप्शन डी में ही था। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेनी अ मैन। अब एक चीज और याद रखिए, यहां थोड़ा सा मेनी का रूल याद रखिएगा। देखिए मेनी के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक, और इसके बाद जो वर्ब होती है वर्ब भी क्या होती है, वो प्लूरल होती है, ठीक। इसका मतलब मेनी के बाद अगर नाउन आएगा तो डायरेक्ट प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन याद रखिएगा यहां मेनी कर देंगे, लेकिन याद रखिएगा कि मेनी के बाद अगर आर्टिकल ए या एन आ जाता है तो याद रखिएगा जो नाउन होता है वो हमेशा आता है क्या, सिंगुलर, और आगे की जो वर्ब होती है ना वो वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। हमें ये देखना है कि अच्छा जैसे एग्जांपल में, जैसे या तो हम लिखेंगे मेनी स्टूडेंट्स, या तो आप लिखिए मेनी स्टूडेंट्स, या तो आप लिखिए मेनी अ स्टूडेंट। दोनों ही पैटर्न क्या है, राइट है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग देते हैं, बस लिखने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक। अगर मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो उसको प्लूरल लिखना है, मेनी के बाद अगर ए या एन आएगा तो हमेशा आर्टिकल के बाद सिंगुलर नाउन रखना है। जब प्लूरल नाउन आएगा तो आगे एक वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, जब सिंगुलर नाउन आएगा तो आगे एक वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अब इसमें देखना है कि इन दोनों पैटर्न में से कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। तो अब देखिए हम मेनी आ गया, मेनी के बाद आ गया मैन, तो मैन मेनी के बाद जब ए या एन आता है तो नाउन सिंगुलर आता है, सिंगुलर नाउन है, और जब सिंगुलर नाउन आएगा तो आगे एक वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहां देखा जाए तो बिल्कुल सही सेंटेंस किया गया है। इसका मतलब आ गया मेनी अ मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन,
तो इसका मतलब कि यहाँ पैटर्न तो बिल्कुल राइट किया गया। अगर मेनी के बाद डायरेक्ट प्लूरल, अच्छा ऐसे मान के चलिए कि सपोज करिए यहाँ वर्ब प्लूरल आ गया होता तो हमें पता है इसके साथ प्लूरल मैच ही नहीं करती। जब मेनी के बाद ए या एन आएगा तो नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, और जब नाउन सिंगुलर होगा आगे की वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ तो मैच कर गया, नाउन भी हमारा सिंगुलर है, आगे की वर्ब भी क्या है हमारी सिंगुलर है। जब सारी चीजें वेल मैनेज है इसलिए हमारा सेंटेंस भी क्या जाएगा, नो एरर में जाएगा। तो बस याद रखिएगा मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, आगे की वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन जब मेनी के बाद ए या एन आ जाता है तो नाउन भी सिंगुलर आती है, आगे की वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, जो 50 मिनट का एक जो टाइम स्लॉट जो है आर अलाउड, वो अलाउड किया गया टू ईच स्पीकर, जितने भी स्पीकर थे उन सभी को, ठीक। अब एक चीज हम सबको अभी भी हम सबने ये देखा था कि यहां देखिए प्रीपोजिशन यहां यूज किया गया, ये है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक। अगर ये प्रीपोजिशन हमारा ये ऑफ है तो हमें ये पता है कि ऑफ से जब दो नाउन या प्रोनाउन आपस में कनेक्ट होते हैं, नाउन प्रोनाउन ऑफ के बाद ये आया है और एक आया है ये, तो जब दो नाउन प्रोनाउन ऑफ से कनेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा कौन माना जाता है, पहले वाला। अब यहां क्या है 50 मिनट्स तो है, तो 15 मिनट का कितना स्लॉट है, आ टाइम स्लॉट, एक ही टाइम स्लॉट है, तो 15 मिनट का एक टाइम स्लॉट अलाउ किया गया, तो स्लॉट कितना हुआ, एक। जब टाइम का स्लॉट एक है तो उसको सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट माना जाता है, बाद वाला तो नहीं। यहां 15 मिनट तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, बल्कि सब्जेक्ट हमारा कौन माना जाएगा, आ टाइम स्लॉट। कितने टाइम स्लॉट है, एक ही टाइम स्लॉट है। जब टाइम स्लॉट एक हुआ तो सिंगुलर हुआ, और जब सिंगुलर हुआ तो यहां आर क्या कर रहा है, हमें यहां क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, तो यहां वर्ब से रिलेटेड हमारा क्या था, सेंटेंस में एरर था। तो मे भी आपको यहां आइडिया लग गया होगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, यहां एरर पोर्शन होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही आस्क्ड, उसने पूछा वेदर, कि क्या आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। अभी अभी हम सबने क्या पढ़ा, देखिए यहां यूज किया गया आयदर, आयदर के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, आयदर के साथ हमेशा, अच्छा आयदर एक चीज और याद रखिएगा, आयदर ऑफ द ब्रदर्स, जब भी सेंटेंस के शुरू में कभी आ जाए आयदर, कभी सेंटेंस में आ जाए नायदर, ठीक, इनमें से कोई भी वर्ड आए, चाहे आयदर हो, चाहे नायदर हो, चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, ठीक, इनमें से कोई भी आ जाए, आयदर, नायदर, ईच, एवरी, इन जैसे वर्ड कभी भी आएंगे तो याद रखिएगा ये हमेशा जो आते हैं ना, इनके बाद हमेशा आपको जो मिलेगी, ये हमेशा इनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा ही सिंगुलर आती है, ये याद रखिएगा। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में कभी ये सब वर्ड दिख जाए, आयदर दिख जाए, नायदर, अब ये नहीं कर आयदर के साथ और, नायदर के साथ नॉर नहीं, वो आयदर और नायदर नॉर वो कंजंक्शन था, लेकिन आयदर और नायदर के साथ जब और या नॉर का सिस्टम नहीं बनता तो ये अपने आप पे प्रोनाउन होते हैं, तो यहां भी ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो आयदर ऑफ द ब्रदर्स मतलब जितने भी ब्रदर्स हैं, जितने भी यहां भाई हैं, उनमें से कोई एक, तो आयदर का मतलब होता है कोई एक। जब कोई एक है तो ऑफ यहां प्रीपोजिशन है, ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन जब जुड़ते हैं तो ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग आगे की वर्ब आती है, ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग तो आती नहीं, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑफ के पहले आया है आयदर, आयदर का मतलब होता है कोई एक, जब कोई एक है तो यहां वर्ब क्या कर रहा है, हमें यहां क्या लगाना पड़ेगा, वॉस, जैसे वॉस लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा आयदर ऑफ द ब्रदर, जितने भी भाई हैं उनमें से कोई एक, जब कोई एक है तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट माना जाएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब को इफेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगता, बल्कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो यहां पे आयदर को सब्जेक्ट माना गया। जब आयदर सब्जेक्ट है तो आयदर का मतलब होता है कोई एक, जब कोई एक है तो कोई एक के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉस लगाएंगे, वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो मे भी ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए एरर पोर्शन हमारा कौन सा होगा, यहां पे सी होगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ जो टैगोर जी जो थे, नोबल लॉरिएट, वो एक नोबल लॉरिएट थे, एंड द ऑथर, और वो ऑथर थे ऑफ द नेशनल एंथम, वो नेशनल एंथम के क्या थे, वो ऑथर थे। कह रहे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे क्या थे, एक नोबल लॉरिएट थे, एक नोबल लॉरिएट भी थे, एंड द ऑथर, और एक ऑथर थे किसके, ऑफ द नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम के ऑथर भी थे, ठीक। जो अच्छा अभी नेशनल एंथम के ऑथर भी थे, और साथ ही साथ उन्होंने फाउंड का मतलब उन्होंने नींव रखी थी, किसकी नींव रखी थी, शांति निकेतन, एक आश्रम है शांति निकेतन। तो कह रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है उनकी विशेषता बताई जा रही है। पहली क्या उनकी क्वालिटी थी, एक नोबल लॉरिएट थे। अब ये जानते रहिएगा कि लिटरेचर के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है, ठीक। तो एक नोबल क्या थे, एक नोबल लॉरिएट भी थे, पहली चीज ये थे, और साथ साथ क्या थे, द ऑथर भी थे, और किसके ऑथर थे, द नेशनल एंथम के, नेशनल एंथम जो गाया जाता है उसके भी वो ऑथर भी थे। ये दो क्वालिटी हो गई। और तीसरी उन्होंने काम किया, क्या किया था कि उन्होंने
शांति निकेतन की फाउंडेशन भी रखी थी। अब फाउंडेशन रखने की मीनिंग क्या होती है? फाउंड, तो हमें पता है फाउंड क्या है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट डिफिनिट में यूज किया जाता है। अब उन्होंने, वो रखते हैं या उन्होंने रखी थी, तो रखी थी के लिए हम फाउंडेड लगाएंगे ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि उन्होंने शांति निकेतन की फाउंडेशन रखी थी, और जो रखी थी ये बात पुरानी हो चुकी है, और बीते हुए जितने भी एक्शन होते हैं वो सब किसमें बनते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। और यहां वर्ब की फर्स्ट, वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप लगा ही नहीं पाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एसीएस फॉर्म लगता है प्रेजेंट डिफिनिट। अगर प्रेजेंट डिफिनिट बनाना चाह रहे हैं तो वर्ब एसीएस लगाइए, अगर पास्ट डिफिनिट बनाना चाह रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। प्रेजेंट डिफिनिट बना नहीं पाएंगे, प्रेजेंट की बात नहीं, पास्ट की है, और जब पास्ट की है तो पास्ट के लिए लगाया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो बी नंबर यहां एरर है, तो यहां फाउंडेड नहीं, फाउंड नहीं बल्कि फाउंडेड होना चाहिए था। ठीक, अब आ जाएंगे अपने, देखिए अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग जो होता है वॉज इंट्रोड्यूस, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। जो द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग की जो आर्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लाया गया था, और कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था? इनटू इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड क्या है? प्लेस है। ठीक, तो याद रखिएगा प्लेस के पहले इनटू नहीं, प्लेस के पहले हम क्या करते हैं? इन का यूज करते हैं। वह यहां कोई कहीं इंटर नहीं कर रहा है, जैसे कि ही वेंट इनटू द रूम, तो वहां जाने के सेंस में इनटू हम लगाते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि यहां आर्ट ऑफ जो प्रिंटिंग है ना, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां इंट्रोड्यूस किया था? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में के लिए इन इंग्लैंड लगाएंगे, इनटू इंग्लैंड नहीं लगेगा, इसको यहां प्रीपोजिशन की एरर है। तो यहां जो इनटू आया है ना, इनटू का स्थान भी क्या होना चाहिए था? इन करेंगे, जैसे इन करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब एक कब की बात है? कह रहे ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड फोर्थ, ये एडवर्ड फोर्थ के शासनकाल की बात है, और किसके द्वारा ये किया गया था? बाय विलियम कॉक्सटन के द्वारा। ठीक, इसलिए एरर पार्ट कौन, और क्या थे? एक नेटिव ऑफ कैंट, ये कैंट के एक नेटिव थे। तो मेन हमारा एरर कहां पे है? इन इंग्लैंड होगा, इनटू इंग्लैंड नहीं होगा, ये प्रीपोजिशन का एरर था। ठीक, तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो यहां ऑप्शन हमारा कौन सा एरर पार्ट बनेगा? ये बनेगा ऑप्शन नंबर, यही जाएगा हमारा, यही रहेगा, इसलिए ए पार्ट में हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ रमेश विल बी प्रमोटेड, अगर रमेश को प्रमोट किया जाएगा तो ही विल गेट अ हायर सैलरी, तो उसको हायर सैलरी मिलेगी। एक चीज ये याद रखिएगा, इफ के सेंटेंस में अगर कभी भी आपको दिख जाए क्या? विल या शैल, तो उसको पहले ही रिजेक्ट कर दीजिए, कि इफ का सेंटेंस बनाता है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस तीन होते हैं, एक आपका प्रेजेंट कंडीशनल, एक पास्ट कंडीशनल, एक होता है परफेक्ट कंडीशनल। लेकिन इफ का सेंटेंस कभी विल या शैल से नहीं बनता। तो इफ के बाद अगर कभी विल या शैल दिख जाए तो खुश हो जाइए कि आपको एरर मिल गया। ठीक, अब जैसे आप खुशी हो जा रहे हैं तो यहां पर भी खुश हो जाइए। इफ आ गया, इफ के बाद आ गया ये, और याद रखिएगा अगला सेंटेंस आपका फ्यूचर बनेगा। फ्यूचर देखिए, इफ का सेंटेंस याद रखिएगा, इफ का सेंटेंस जब बनता है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब आगे का सेंटेंस, दूसरा जो सेंटेंस होता है उसमें विल या शैल के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बाद का सेंटेंस तो ये देखिए आया है, ही विल गेट, उसे मिलेगा अ हायर सैलरी, पहले से ज्यादा सैलरी। तो बाद वाला सेंटेंस हमारा विल या शैल है, लेकिन विल या शैल के साथ विल या शैल ही यूज नहीं किया जाता, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमारा विल या शैल में जाता है। तो यहां जो सेंटेंस आएगा ना, इफ रमेश विल प्रमोट, अब यहां विल या शैल प्रेजेंट फिर बनाएंगे, लेकिन चूंकि यहां सेंटेंस हमारा पेशी वाइज बनाया गया, विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो पेशी वाइज बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं बल्कि प्रेजेंट डिफिनिट, और प्रेजेंट डिफिनिट का पेशी वाइज बनाने के लिए रमेश को हटाएंगे, रमेश के बाद विल के बजाय इज कर दीजिए, और इज ये बी भी हटेगा। तो इफ रमेश इज प्रमोटेड, अगर रमेश को प्रमोट किया जाता है तो ही विल गेट अ हायर सैलरी, तो उसको हायर सैलरी मिलेगी। ठीक, तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि इफ के बाद कभी विल या शैल दिख जाए, समझ उसको कट कर दिए कि इफ के बाद वाला सेंटेंस या तो बनता है प्रेजेंट डिफिनिट में, या तो बनता है पास्ट में, या तो बनता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक, चलिए अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई ब्रदर गोज, मेरा जो भाई जो है वो गोज, वो जाता है टू द ऑफिस, ऑफिस में 5 डे अ वीक। तो 5 डे अ वीक क्या है? ये बता रहा है 5 डे अ वीक। तो पहले तो ये याद रखिएगा, जब 5 आ गया तो 5 क्या है? ये नंबर को बताता है। तो क्या बोलेंगे? 5 बॉय बोलेंगे या 5 बॉयज बोलेंगे? पहले तो इतना ही क्लियर कर लीजिए। तो हमें पता है कि 5 बॉयज होता है, 5 बॉय नहीं होता। तो पहली चीज तो याद रखिएगा, 5 6 7 के बाद जो नाउन आएगा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। और यहां देखिए 5 वर्ड आया था, तो 5 के बाद यहां डे नहीं होगा, पहले तो क्या होगा? डेज होगा। पहला एरर तो ये है। ठीक, और दूसरी बात ये है, ये कह रहा है कि 5 डेज, 5 दिन जाता है, और कब 5 दिन जाता है? एक सप्ताह में, ये कहना चाह रहा है। तो यहां 5 डेज
अ वीक होगा। ये पूरा जैसे आप कहते हैं ना कि वंस अ डे, दिन में एक बार, उसी तरह से वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार। तो जहां एक बार है वंस के बजाय इन्होंने कह दिया 5 डेज, मतलब 5 दिन। अब 5 दिन वंस के स्थान पे यहां 5, जहां वंस यहां 5 डेज कर दिया, तो यहां 5 टाइम जैसे 5 डेज, तो हम यहां चाहे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे आ गया 5 डेज, तो 5 डेज को हम चाहे लिख सकते हैं यहां पे 5 टाइम्स। तो 5 डेज जाता है मतलब 5 बार जाता है। और कब? अ वीक, 5 टाइम्स अ वीक, जैसे 5 टाइम्स अ वीक, तो उसे 5 डेज अ वीक होना चाहिए था। तो यहां पे याद रखिएगा 5 के बाद बस सिंपल जानते रहिएगा 5 के बाद यहां डेज होना चाहिए, वीक के पहले आर्टिकल ए होना चाहिए था, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये एरर पोर्शन है। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यू लेंड मोहन अ पेन, अगर आप मोहन को क्या कर देते हो, एक पेन दोगे, तो ही विल लेंड, तो वह उस दे देगा, इन ही विल लेंड इट, यहां इट होगा, इन यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा यहां इट कर लीजिएगा। तो ही विल लेंड इट, वह उसको दे देगा, टू समवन एल्स, किसी दूसरे इंसान को, एंड नेवर यू विल गेट, और फिर आप कभी भी नहीं पाओगे, इट बैक, उसको दोबारा। अब देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, एंड क्या है, एक हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या होता है, दूसरा सेंटेंस फिर से क्या होता है, उसके बाद एंड के बाद याद रखिएगा हमेशा दूसरा सेंटेंस फिर से शुरू होता है। तो एंड हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा कि कंजंक्शन जो होते हैं ना, कंजंक्शन जैसे एक सेंटेंस में आ गया, तो इसके बाद फिर से सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद फिर से वर्ब आती है, इसके बाद फिर से क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये पैटर्न, इसको कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसों को कनेक्ट करने के लिए आता है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर भी दो सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। पहला सेंटेंस इफ यू लेंड मोहन अ पेन, अगर आप एक मोहन को पेन दे दोगे, तो ही विल लेंड इट, तो वह उसको दे देगा, टू समवन एल्स, किसी दूसरे इंसान को। ठीक, अब एंड आ गया, एंड का मतलब अब दूसरा सेंटेंस शुरू होने वाला है, और जब दूसरा सेंटेंस शुरू होने वाला है तो एक चीज याद रखिएगा, नेवर की एक अपनी एक क्वालिटी होती है, अगर कभी भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो जाए, नेवर से, तो याद रखिएगा नेवर के बाद हमेशा आता है सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, देन आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब। ठीक, अगर सेंटेंस को किससे शुरू करें, नेवर से, या तो आप सब्जेक्ट से शुरू कर दीजिए, या तो देखिए नेवर के दो रूल होते हैं, या तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगा दीजिए यहां नेवर, नेवर के बाद लगा दीजिए मेन वर्ब। ठीक, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा, या तो आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कौन सा टेंस बना रहा है। अगर परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नेवर लगाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट डेफिनिट पास्ट मिनट बनाएंगे तो प्रेजेंट डेफिनिट पास्ट डेफिनिट में नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं, नेवर के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है। ठीक, तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, मान लीजिए परफेक्ट टेंस, तो याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट के बाद नेवर आता है तब कोई बात नहीं है, सेंटेंस हमारा राइट है। बट अगर आप सब्जेक्ट के पहले अगर नेवर का यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा नेवर के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, नेवर के बाद पहले आएगी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, और ये क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेट कर रहा है। यहां देखिए नेवर आ गया, नेवर नेगेटिव वर्ड आ गया, और यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। तो हमें पता है नेवर के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, नेवर के बाद पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट। तो यहां नेवर यू विल गेट नहीं होगा, बल्कि यहां हो जाएगा नेवर विल यू गेट, ये पैटर्न बनेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। ये याद रखिएगा, ये रॉन्ग पैटर्न है। नेवर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर नेवर से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब। तो मे बी ये आपको आइडिया लग गया होगा, इसलिए एरर पोर्शन हमारा कौन सा कहलाएगा, ये पोर्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एरर कहलाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए वन ऑफ मोस्ट, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे आ गया वन ऑफ के बाद याद रखिएगा हमेशा द लगाने के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर याद रखिएगा, अगर नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन के पहले द लगाना है, अगर प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन के पहले कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एग्जांपल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स क्या है, एक नाउन है, तो नाउन प्रोनाउन के पहले आर्टिकल हमेशा द आएगा, और वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल ही नाउन आता है, सिंगुलर नहीं आता। लेकिन अगर आ गया वन ऑफ देम, तो देम क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक, अब जब ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा पहले वाला माना जाएगा, तो वन ही माना जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, वन आया, ऑफ आया, मोस्ट वाइडली स्प्रेड,
बैड हैबिट्स, तो बैड हैबिट से नाउन है तो याद रखिएगा वन ऑफ मोस्ट नहीं होता, वन ऑफ द मोस्ट होता है। तो द मोस्ट लगाएंगे, यहां पे सिर्फ मोस्ट नहीं लगेगा, वन ऑफ द मोस्ट का यूज किया जाए, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ मोस्ट नहीं होता, वन ऑफ द मोस्ट। यहां आर्टिकल की मिस्टेक की गई थी, ठीक, इसलिए आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल में बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, आर्टिकल के चैप्टर अगर आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो बहुत ढेर सारे उसके फंक्शन होते हैं। जब तक आप प्रॉपर चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने पर अगले क्वेश्चन में फिर आप फंस देंगे। इसलिए जब एक चैप्टर को हम सब डिस्कस करते हैं उसके जितने भी फंक्शन हैं उन सभी, बहुत भागना नहीं, बड़े ही आराम से चलना है और एक एक फंक्शन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं। जब आप प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं देन जाकर आपको क्लियर होता है कि एक चैप्टर के कितने फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आर्टिकल में सिर्फ ये कह देना कि यहां द आएगा, मोस्ट के पहले द आता है भी नहीं भी आता, वो एक अलग सा ही चैप्टर है, ठीक। जब वहां पे, क्योंकि मोस्ट जो होता है जब वो सुपरलेटिव सेंस में आएगा द लगाना है, मोस्ट का यूज अगर वहां पे जैसे नंबर के सेंस में आ गया द लगाना है, मोस्ट अगर एडवर्ब के रूप में आएगा नहीं लगाना है। अब ये मोस्ट अपने आप में एक चैप्टर की तरह काम करेगा, और मोस्ट अगर प्रोनाउन हो गया तब भी नहीं लगाना है। तो ये मोस्ट का अपना एक पूरा एक चैप्टर है, ठीक। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो उसको हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये जानते रहेगा वन ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा द लगाना है, तो वन ऑफ आया था इसलिए द लगाना पड़ेगा, बिना द के लिखेंगे सेंटेंस रॉन्ग होगा, ठीक। अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही appears to be, वह प्रतीत होता है, टू बी मतलब होते हुए, अ ऑनेस्ट मैन। अब देखिए आर्टिकल यहां क्या है ए, एक चीज और याद रखिएगा यहां आर्टिकल ए नहीं होगा बल्कि क्या होगा एन ऑनेस्ट। कैसे, देखिए किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर आ से आहा के बीच में होता है तो वहां एन लगाइए, और किसी भी वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन का से क्या के बीच में आ जाए तो ए लगा दीजिए। अब ऑनेस्ट का अगर साउंड देखेंगे, ऑनेस्ट का साउंड क्या निकल कर रहा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में पहला वर्ड क्या आया, आ निकल के आएगा, आ से आहा के बीच वाले जो साउंड होते हैं सबके पहले क्या लगता है, एन लगता है, इसलिए ए नहीं लगेगा एन लगेगा, ठीक। अच्छा यही अगर आ गया हो जैसे मान लीजिए टेबल, तो टेबल का साउंड टा निकल के आता है तो टा वाले में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर मान लीजिए आ गया चेयर, चेयर का साउंड चा निकल के आता है, चा किसके बीच में आएगा, ए लगाएंगे, ठीक। चा से क्या के बीच में तो आएगा। उसी तरह अगर ये कहें ऑरेंज, तो ऑरेंज का साउंड आ निकल के आ रहा है तो कहेंगे एन ऑरेंज। एलिफेंट, एलिफेंट ए ई आई ओ यू ये सब किसमें ए आता है ना, इसमें ए आई ओ औ अंग आहा आ इसमें मिलेगा। तो एलिफेंट में ए का साउंड आता है, कैसे लिखेंगे, एलिफेंट, कुछ इस तरह से। हिंदी में बात करें अगर एलिफेंट को लिखना होगा कुछ इस तरह, और ए कहां मिलता है, ए आई ओ ये सब मिलते हैं आ से आ के बीच में, यहां क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो मे भी आपको यहां पे आइडिया लग गया होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कुछ और भी मजेदार क्वेश्चंस को लेकर मिलते हैं। और याद रखिए कि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कोई क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन से लेकर और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।